हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपके लिए संडे स्पेशल जीके का एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। यदि आपने इन 25 सवालों में से 12 सवालों का सही जवाब अगर आपने दे दिया तो समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही चल रही है। और ये क्वेश्चन एनसीएल के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा कभी ना कभी पूछे गए हैं इन सवालों को, और आगामी इन सवालों को पूछाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा और इन सवालों को वीडियो के दौरान ही याद कर लीजिएगा या कॉपी पेन लेके बैठिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और एनसीएल का मॉडल पेपर का पार्ट 2 मैं इस मंगलवार को अपलोड करने वाला हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या जो मेरे साथ जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर वो मेरा मॉडल पेपर दे सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं अभी आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो ठीक है, तो आज हमारा क्या है टॉपिक, जनरल नॉलेज का ये मॉक टेस्ट है। टॉप 25 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, फिर आप देखना आप कितना जवाब दे पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस, नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है, डैश आग को बुझाता है, यानी इस खालिस्तान में कौन सी गैस आएगी जो आग को बुझाती है। तो एक आग को जलाने में सहायक गैस और एक आग को बुझाने बुझाने वाली गैस, ये दो गैस आपको जरूर याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आई होप अपना आंसर कर दिया होगा अपना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जो भी, इसलिए आपने देखा होगा जो भी अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। और आग को जलाने में कौन सी सहायक गैस है, तो वो है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी इन्वायरमेंट में तो आग कभी नहीं जलेगी, तो याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आग को जलाने में जो सहायक गैस होती है वो है ऑक्सीजन, यानी क्या है ये सहायक गैस है। इसी की उपस्थिति के कारण आग जलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये इसकी दुश्मन है। आग की इसको दुश्मन ही बोला जाता है। तो एक बार क्वेश्चन आया भी था आईएएस में कि आग की दुश्मन गैस कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम्म, ये रहा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो आपने सबने देखा होगा, जनरेटर एक होता है, लाइट चली जाती है, चलाते हैं, बिजली आ जाती है, ठीक है। तो ये कौन सा एनर्जी कन्वर्ट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे में, एसएससी में, एनसीएल में, कोल इंडिया में। तो इन सवालों को ध्यान से देखना और याद करते चलना मेरे साथ ही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ऑप्शन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है जनरेटर क्या है, एक मशीन है। तो मशीन क्या होती है, हमेशा उनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी उनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। और बिजली कैसी है, ये विद्युत ऊर्जा है। तो पता लग गया आपको आंसर, यानी क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो जनरेटर क्या होता है, ये एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर जो होती है, मोटर भी आता है एग्जाम में, इसका अपोजिट कर देना आपको। विद्युत मोटर क्या होता है, मोटर क्या है, मशीन है, पहले उसमें हम क्या बिजली देते हैं, यानी ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जिसका अपोजिट मोटर होता है यार, इसका उसका उल्टा अगर पूछेगा तो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर का उल्टा पूछेगा तो जनरेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सी गैस होती है। बायोगैस, आने वाले टाइम में यही गैस हम उपयोग भी करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है जो भी हमारा जीवाश्म ईंधन है वो फ्यूचर में, भविष्य में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका दैनिक दोहन होते रह रहा है, दैनिक यूज हो रहा है, ये बनते तो है नहीं कोई, ये नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत तो है नहीं कि चलो आज खत्म हुए कल दोबारा फिर बन जाएंगे, ये तो लिमिटेड स्रोत हैं। तो हमको अनवीनकरणीय स्रोत, यानी उन पर भी हमको ध्यान अब देना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो सबको पता होगा इसका राइट आंसर, तो मीथेन, ठीक है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, क्वेश्चन ने ये पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन मेन क्वेश्चन यही है कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो बार लिख गया है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड।
और ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ये वातावरण गर्म भी करती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम बंदे इसका फॉर्मूला ये सोचते हैं, NO2, जबकि ये गलत है। इसका राइट आंसर ये होता है फॉर्मूला N2O। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होता है ये, क्योंकि NO2 का मतलब क्या हुआ? ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया ना, डाई हो गया ना, ये तो O2 में डाई हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होता है? N2O। इसका फॉर्मूला भी अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो ये करवाया था 1799 में। किसने करवाया था? तो जयपुर के जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम या बिशन सिंह। तो फ्रेंड, इसका जो निर्माण कराया था जंतर मंतर का, ये कराया था जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। रुपया नहीं है। तो यार रुपया, 9 देशों की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया है। लेकिन देखिए, नेपाल, यहाँ भी रुपया चलता है, सबको पता है। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, लेकिन जो भूटान है यहाँ रुपया नहीं चलता है। तो राइट आंसर भूटान। भूटान में क्या चलते हैं? वहाँ चलते हैं नुगल ट्रम, नुगल ट्रम। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। ये भी याद रखना। आइए, मैंने क्यों बताया भूटान का राष्ट्रीय खेल? क्योंकि ये लास्ट टाइम रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए। तो याद रखना, जो भूटान है उसकी मुद्रा रुपया ना होके क्या है? नुगल ट्रम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू सबने देखा होगा, शायद बचपन में खेला भी होगा आप लोगों ने। शायद आजकल के बच्चे तो नहीं खेल पा रहे, लेकिन हमारा जवान लट्टू हुआ करते थे, हम लोग बहुत खेलते थे लट्टू से। तो ये किसका एक उदाहरण है? ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर वही बंदा दे सकता है जिसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अब केंद्रीय बल के बारे में, अभी केंद्रीय बल के बारे में जैसे कितना देखा हो, दूध हम मट्टे हैं तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? कुछ तो रीजन होगा ना, कौन सा बल काम करता है उसके ऊपर। जब हम कोई बॉल फेंकते हैं थोड़ी देर बाद रुक जाती है, क्यों रुक जाती है भैया? चलते रहना चाहिए ना उसको। तो हर चीज़ के पीछे रीजन होता है, यही हमारा भौतिक विज्ञान। और ये सवाल भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और लास्ट टाइम ये रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में बहुत बार पूछा गया था। तो ऑप्शन है अब केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्राभिमुख बल। तो फिर जो लट्टू घूमना होता है उसका तो सेंटर, जो बल लगता है कहाँ पे लगता है? उसका बल सेंटर में होता है, सेंटर में उसका बल लगता है। सेंटर मतलब क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख बल। यानी ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, अब केंद्रीय बल। केंद्र को लग रहा है ना, अब केंद्र, केंद्र को बल लगता है लट्टू में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। और जो केंद्राभिमुख बल दे रखा है इसकी वजह से क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी जो आप दूध से जो मक्खन जब अलग हो जाता है उसके पीछे यही बल काम करता है। घर्षण बल आपको पता ही है, ये जो चाल होती है, जो गति होती है उसका विरोध करता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल सबको पता है, कोई भी चीज धरती को और अपने को खींचने का बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन है, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसका फायदा आज तक लोगों को होता है और आने टाइम में भी लोगों को होता रहेगा। तो रेबीज का टीका, छोटे चेचक का टीका, चेचक का टीका, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, लुई पाश्चर ने रेबीज की टीके की खोज की थी इन्होंने। रेबीज आपको पता है, पागल कुत्ते काटने से हो जाता है, घोड़े काटने से भी हो जाता है, चमगादड़ काटने से भी हो जाता है। और अगर चेचक टीका की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत, एडवर्ड जेनर। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा था। सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी, ये भी याद रखना। और लुई पाश्चर ने किसी को खोज की थी? इन्होंने की थी रेबीज के टीके की खोज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन ये है। हुगली नदी, जमुना नदी, मेघना नदी, पद्मा नदी। तो फ्रेंड, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं, यानी खाली हो जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालता है? ठीक है। अब हमारे देश में मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कोई तो मेन आदमी होना चाहिए ना, जो बड़ा आदमी हो। जैसे राष्ट्रपति हमारा प्रथम नागरिक होता है हमारे देश का, ये तो सबको पता होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और वर्तमान हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अरविंद बोबड़े। कौन है? जस्टिस अरविंद, ये भी रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोबड़े।
और ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हमारे भारत के? ये 47वें नंबर के न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की जानकारी आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, यानी ड्वार्फ प्लेनेट? अब तो फिलहाल ये ग्रह नहीं रह गया, अब तो हमारे सौर मंडल में 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, इस ग्रह को अब निकाल दिया गया है। ठीक है, 2006 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इस ग्रह को ग्रह न मान के निकाल दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो को हम बौना ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, शुक्र को क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, सबको पता है। बृहस्पति क्या है? ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी मेजरमेंट अगर करनी हो तो किस उपकरण से करेंगे, किस उससे करेंगे? ठीक, यंत्र से। हाइड्रोमीटर, फैदोमीटर, हिप्सोमीटर, आर्द्रता मापी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइड्रोमीटर। ठीक है ना। और आर्द्रता मापी से क्या करते हैं? जो वायुमंडल जो नमी होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी को किसे संदर्भित करती है? ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट क्वेश्चन भी आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी वर्ड बहुत कॉमन है, सब लोग सुनते हुए रहते हैं बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता लग रहा है कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? यानी पृथ्वी पर जो जीवन की जो विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं देखी जाती है पृथ्वी पर, उसी को बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। तो डेट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान, पहले तो आपको पता नहीं टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ये मैसूर का शासक था, और 4 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, मैसूर युद्ध हुए थे सॉरी, उसमें चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। इसको क्या कहा जाता है? इसको मैसूर का टाइगर कहा जाता था। ये भी रखना, मैसूर का टाइगर कहा जाता था इसको, टाइगर। ठीक है, कहाँ का? मैसूर का। और लेकिन ये मस्जिद, अभी ने पूछा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, उसका आंसर लोग लोग मैसूर लगा देते हैं। टीपू सुल्तान नाम आते लोग मैसूर आंसर लगा देते हैं, लेकिन बहुत टाइम में सही भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये कलकत्ता में स्थित है, वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। पहले तो पता नहीं चाहिए है कहाँ का। तो ये है जो ये राष्ट्रगीत जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, और इसको लिखने वाले और हमारे भारत का भी जो राष्ट्रगीत है उन्हीं ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रगीत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है अमर सोनार बांग्ला, भारत का जनगण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बंकिम चटर्जी जी ने क्या लिखा है ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीएल के द्वारा पूछा भी गया 2-3 बार ये सवाल। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 343। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो हिंदी को संघ भाषा का जो दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और जो ये 324 है इसमें क्या आता है? इसमें आता है इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई? आपको पता है हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। कहीं से मौलिक अधिकार लिए, किसी देश से हमने मौलिक कर्तव्य लिए, किसी के देश के संविधान से हमने वो लिए हैं डीपीएसबी। ठीक है, संवैधानिक डायरेक्टरी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, किसी देश से हमने आपातकाल लिया है। तो ऐसी समवर्ती सूची क्या होती है? जिसमें वो इस पे समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो 3 टाइप की सूची होती है हमारे संविधान में। एक होती है संघ सूची जिसमें खाली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एक होती है राज्य सूची जिसमें सिर्फ राज्य के लोग कानून बना सकते हैं, और एक होती है समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैन बरा। और अक्सर लोग इसका आंसर क्या लगा कहते हैं? सिडनी। सिडनी नहीं है, कैनबरा है इसका आंसर। ठीक है ना। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकार, जो हम कहते हैं ना कि हमारा मौलिक अधिकार है, तो हमने अमेरिका संविधान से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल। संविधान में 3 टाइप के आपातकाल बता रखी है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद कौन सी आपातकाल है?
राष्ट्रपति शासन जिसमें लगता है राज्य का आपातकाल, और दूसरा होता है इंटरनेशनल आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। और कनाडा से हमने क्या लिया है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब मुगल शासक का सबसे बेकार राजा था, इसी वजह से जो मुगलों का जो वो शासन था खत्म हो गया, और इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। उसको आलमगीर की उपाधि भी दी गई थी, आलमगीर की उपाधि भी औरंगजेब को ही दी गई थी। और इसने जो सिख गुरु की हत्या कराई थी वो थे 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने इसकी हत्या करवा दी थी। ये कौन से नंबर के थे? ये थे 9वें नंबर के। और आपको पता है टोटल 10 सिख गुरु हुए हैं, सिखों में 10 सिख गुरु जी हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, और ये 9वें सिख गुरु थे, ये भी रखना। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1813, 1784, 1773, 1857। तो फ्रेंड जो पिट्स इंडिया एक्ट है यह आया था 1784 में, ऑप्शन नंबर सेकंड। और 1857 पता है, 1857 में तो क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तृतीय। और आपको पता है अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई हैं। इसके स्थान पे कौन सा आ गया? पहले योजना आयोग होता था, अब इसके स्थान पे कौन सा आ गया? अब इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो करंट में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसके सीईओ कौन है? वो है अमिताभ कांत, ये भी रखना। और इसका नाम कब बदला गया था? ये बदला गया था 2015 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं आपको जो जो बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आप मेरी बात को ध्यान सुना करो, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तभी वो चीजें आपको बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अग्नाशय, आमाशय, लीवर, किडनी। तो फ्रेंड्स इंसुलिन का जो स्राव होता है हमारे शरीर में, इंसुलिन कार्य क्या होता है? ये जो हमारे रक्त में ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, ये सबको पता होगा। और इंसुलिन क्या है? एक टाइप का ये हार्मोन होता है, ये रखना। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और इसको शरीर में जहाँ ये निकलता है वो निकलता है अग्नाशय से, इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। और अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। ये 3 सेल होती है, एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो ये बीटा सेल से निकलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक, चाणक्य। तो फ्रेंड जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, हालांकि इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया, इसमें राज्य के बारे में बताया गया, राज्य का सुशासन कैसे चलता है, राज्य को कैसे चलाया जा सकता है, उसमें राज्य की बातें बताई गई हैं अर्थशास्त्र में। जबकि जो रियल में जो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो हैं एडम स्मिथ, ठीक है ना। तो इसको लिखी थी चाणक्य ने। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सबको पता होगा, इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और ये जो बजाते हैं ये सरोद वादक है, बड़े फेमस सरोद वादक हैं ये, ठीक है ना। शहनाई वादक सबको पता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई में इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और सबसे बहुत फेमस थे शहनाई वादक का, जब भी नाम आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जरूर याद किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय घोषित किया था? तो सबको पता होगा, पहले हमारे 18वीं सदी में हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियां थी, उनमें से एक कौन सी थी? ये थी सती प्रथा। जाति प्रथा चलती थी, बहुत कुछ चलता था हमारे देश, जिसके लिए राजा राम मोहन राय ने इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। और उन्होंने इस सती प्रथा खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, तो उनके प्रयास सफल भी हुए। और इसको गैर कानूनी रूप से दंडनीय घोषित करा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से राजा राम मोहन राय जी ने इस सती प्रथा को, जो एक कुरीति थी हमारे देश में, इसको खत्म कर दिया गया। सती प्रथा आपको पता ही है, जब किसी का पति मर जाता था, जब उसको जलाया जाता था, साथ में उसकी बीबी को भी जला दिया जाता जिंदा, जबकि बताइए उसकी बीबी क्या गलती है ना। तो ये प्रथा का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? ईयर भी रखना 1829 में। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, सबको पता होगा। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज को लाइक शेयर जरूर करना, और अपना स्कोर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपने इस 25 में से कितने सही सवाल किए हैं। तो लास्ट सवाल है, भारत के संविधान की संशोधन अधिनियम को छोटा संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन,
73वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो मैं आपको चारों बताता हूँ, चारों संशोधन का क्या क्या मीनिंग है। तो इसका जो पहले, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो है पहला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। और दूसरा, ये जो 44वां दे रखा है, इसका क्या मतलब है? आप सबको पता होगा, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था हमारे उसमें, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 ही हो गए हैं। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया उस आर्टिकल 100A में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो ग्राम पंचायत था, ग्राम पंचायतों की बात करी गई है इसमें। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा का अधिकार है मौलिक अधिकार बन गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है 86वां संविधान। और जो 86वां समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल छोटा संविधान कौन है? वो है 42वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें क्या है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई निःशुल्क दी जाएगी स्कूल में, और वो उनका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू। अपना कमेंट जरूर करें, क्या स्कोर, ठीक है ना।